नमस्कार भारत। इंडिपेंडेंस डे की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो कैसे हैं मेरे सभी भाई और बहनों। आप पढ़ रहे थे मेरे साथ सेल साइकिल और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे आपका मियोसिस 2। और मियोसिस 2 को इतने शानदार तरीके से आपके माइंड में सेट करूंगा, लिंक करूंगा पीछे के कंसेप्ट्स के साथ में, ताकि आप चाह कर भी इसको भूल नहीं पाए मेरे भाई। तो चलिए क्या शुरू कर दें। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहले बच्चा ये एक सेल था अपने पास, ठीक है। ये एक 2n सेल था और उसके अंदर डीएनए का अमाउंट 2c था, ठीक है। 2n सेल था जिसके अंदर डीएनए का अमाउंट 2c था। इस सेल के अंदर हुआ आपका मियोसिस 1, ठीक है। क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ। तो मियोसिस 1 के एंड में हमें दो सेल्स मिल गए जिनके अंदर डीएनए का अमाउंट सी रह गया और उनकी हैप्लोइडिटी एन रह गई, यानी वो हैप्लोइड हो गए, ठीक है। उनकी पोलिडिटी है वो हैप्लोइड हो गई। यानी कि एक 2n सेल जिसके अंदर 2c अमाउंट डीएनए का था, मियोसिस एंड के बाद हमारे पास दो सेल्स बन गए जिनके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी वो सेल्स हैप्लोइड रहे और आपका डीएनए का अमाउंट उसके अंदर सी, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो भी हाफ हो गए। तो ये हैप्लोइड सेल्स बन गए। अब ये दोनों के दोनों सेल्स जाएंगे आपके मियोसिस 2 में, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स के अंदर मेरे भाई अब क्या चलेगा? आपका मियोसिस 2 चलेगा। और मियोसिस 2 जैसे ही खत्म होगा तो हर एक सेल दोबारा से डिवाइड कर जाएगा और दो नए डॉटर सेल्स फिर से बन जाएंगे। तो इस सेल में मियोसिस 2 हुआ तो ये सेल भी क्या बन गया? दो नए सेल्स में डिवाइड हो गया, दो नए डॉटर सेल्स बन गए। और इस सेल में भी दो डॉटर सेल्स बन गए, दो नए सेल्स बन गए। यानी मियोसिस 2 के एंड में आपको मिले चार हैप्लोइड सेल्स। कितने सेल्स मिले? चार हैप्लोइड सेल्स मिले मियोसिस के एंड में। इन्हें हम टेट्राड ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। चार है ना, चार के लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्राड। तो टेट्राड ऑफ सेल्स यानी चार सेल हमें मिल गए हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चा, कंफ्यूज कहाँ पे होता है इंसान। एक्चुअली ये आपका मियोसिस 1 है और ये आपका मियोसिस 2 है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं आपका इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इस फेज को? इंटरकाइनेसिस। कुछ नहीं, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। जैसे आपका इंटरफेज होता था ना दो साइकिल के बीच में, ठीक वैसे ही क्या होगा, दोनों मियोसिस है यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, छोटा सा गैप आता है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? आपका इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। बिल्कुल इंटरफेज के जैसे ही होता है, लेकिन याद रखना बच्चा, इंटरफेज है वो बड़ा होता है और इंटरकाइनेसिस है वो शॉर्ट ड्यूरिंग वाला होता है, छोटा सा होता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये दो बातें याद रखना। इंटरकाइनेसिस है वो इंटरफेज के बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और ये इंटरफेज के कंपेयर में छोटा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। यहाँ तक आ गया बात समझ में? चलिए अब आपके मियोसिस 2 का बात करते हैं बच्चा। तो देखिए पूरा मैं एक बार आपको प्रीव्यू बता देता हूँ, ठीक है, कि ओवरऑल होता क्या आपके मियोसिस 2 में। ठीक है, ये हमारे पास सेल आई है, ठीक है। कहाँ से आई है सेल? मियोसिस 1 से आई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ है, यानी ये सेल एन है और डीएनए का अमाउंट इसके अंदर है सी है। आ गया बात समझ में? अब नेक्स्ट ये सेल जाएगी आपके मियोसिस टू में जाएगी। तो पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा यानी कैरियोकाइनेसिस होगा। मियोसिस है तो मियोसिस का कैरियोकाइनेसिस हम बोलेंगे, मियोसिस का कैरियोकाइनेसिस है तो कैरियोकाइनेसिस 2 बोलेंगे। और साइटोकाइनेसिस है मियोसिस 2 का, वो होगा साइटोकाइनेसिस 2। यानी मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2 होगा और साइटोकाइनेसिस 2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सब क्लियर? तो अब कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले क्या आएगा? प्रोफेज 2 आएगा, ठीक है। प्रोफेज 2 आएगा
प्रोफेज 2 के बाद में आपको पता है वही आपकी घिसे पिटे बातें हैं, मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर लास्ट में आपका टीलोफेज 2। और टीलोफेज के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस 2 हो जाएगा और सेल्स हैं वो दो में डिवाइड कर जाएंगे। यहाँ तक आई बात समझ में? चलिए आइए अब देखते हैं अपन कौन से फेज में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेज का, ठीक है, प्रोफेज का बात करते हैं। तो बेटा प्रोफेज के अंदर प्रोफेज 2 है ये ना, तो प्रोफेज 2 के अंदर वही कहानी है घिसी पिटी। ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस सेल का प्रोफेज के अंदर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ऐसे वेसिकल्स में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ईआर है वो डिसअपियर हो जाएगा। गोल्जी बॉडी है वो भी सेल से गायब हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस है ये भी सेल से डिसअपियर हो जाएगा। और सेल के अंदर आपका प्रोफेज एंड तक कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। स्पिंडल फाइबर्स हैं वो यूं क्रोमोसोम से फिर अटैच हो जाएंगे प्रोफेज 2 के अंदर, है ना। और वो ऐसे सेल के अंदर बिखरे हुए रहेंगे। इस तरह से सेल के अंदर वो बिखरे हुए हमें मिल जाएंगे। जैसे हमें माइटोसिस का जो आता था प्रोफेज, उसके जैसा नजारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल मैंने बोला ना माइटोसिस है के सिमिलर ही होगा आपका मियोसिस, ठीक है, मियोसिस 2 आई मीन, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, मियोसिस 2 है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपका माइटोसिस ही है। यानी ऐसा मान लीजिए अब इस सेल में हम मियोसिस 2 बोले या माइटोसिस बोले एक ही बात है। चाहे तो इस सेल में आप अब माइटोसिस की तरह आगे प्रोसेस करवा दीजिए या आप मियोसिस उसको बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो माइटोसिस तो सबको याद है ना। तो माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, आपका क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा लिटिल डिग्री कंडेंसेशन होगा, क्योंकि इंटरकाइनेसिस के अंदर क्रोमोसोम्स डिकंडेंस हुए ही नहीं थे, वो थोड़ा बहुत लूज हुए थे। तो थोड़ा सा उनको वापस क्या कर दिया जाएगा, टाइट कर दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल कंडेंसेशन तो हो रहा है ना। तो आपके प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा दोबारा, और आपका न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर सब सेल से गायब हो जाएंगे। ये प्रोफेज 2 हो गया। अब प्रोफेज 2 के बाद आपका आएगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 के अंदर क्या होगा, वही घिसी पिटी कहानी है माइटोसिस वाली। ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेंट्रियोल्स हैं, वहां से आपके यूं आपके क्रोमोसोम्स आप जानते हैं जुड़े हुए हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को पकड़ पकड़ के सेल के सेंटर में, सेल के इक्वेटर में वापिस लाए आएंगे और इनसे बना देंगे आपका मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका एनाफेज 2। और एनाफेज में थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, एनाफेज 2 है, इसमें थोड़ी सी एक बात याद करने के लिए बोलूंगा बच्चा, एक बात याद करनी पड़ेगी। एक्चुअली देखो कंपेयर करके देखते हैं। एनाफेज 1 था ना, एनाफेज 1 के अंदर आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, यूं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बने थे, ये पेयर सेपरेट हो गए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये पेयर सेपरेट हुए थे। लेकिन एनाफेज 2 के अंदर ये क्रोमोसोम है ना, इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिजोल्व होगा और इसके क्रोमेटिड्स मेरे भाई अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल पे जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये बहुत बार नीट में पूछा हुआ है। मियोसिस के अंदर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एनाफेज 2 में होता है। एनाफेज 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, ना कि क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। आ गया मेरा बात समझ में? चलिए अब आगे आ जाएगा आपका टिल्लोफेज सेकेंड, ठीक है। तो टिल्लोफेज 2 है ना, टिल्लोफेज 2 के अंदर क्या होगा, ये आपके एनाफेज के अंदर आप जानते हैं कि ये क्रोमेटिड्स यूं सेपरेट हो गए थे और दोनों के दोनों अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके थे दोनों के दोनों पोल्स पे। अब टिलोफेज में क्या हो जाएगा मेरे भाई, वही बात है जो पुराने टाइम में होता था। इन क्रोमोसोम्स के क्लस्टर के चारों ओर दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, इन क्रोमोसोम्स के क्लस्टर के चारों दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। ईआर, गोल्जी बॉडी ये दोबारा बन जाएंगे। न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, इसका रिफॉर्मेशन हो जाएगा न्यूक्लियोलस का, ठीक है। और टिलोफेज जैसे ही खत्म होगा इसका साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। एक्चुअली एक चीज का ध्यान रखना भैया,
एनाफेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है और टेलोफेज के जस्ट आफ्टर आपका साइटोकाइनेसिस फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो टेलोफेज के जस्ट बाद आपका होगा साइटोकाइनेसिस टू। टेलोफेज टू यानी टेलोफेज सेकंड के जस्ट बाद होगा साइटोकाइनेसिस टू। अब इस साइटोकाइनेसिस के अंदर ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस दो बन चुके हैं। ठीक है, ये टेलोफेज के एंड में ऐसी दिखेगी हमें सेल, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होंगे दोनों पोल्स पे और इसका साइटोप्लाज्म यूं डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका होगा और धीरे धीरे ये जो रिज है, ये जो फ्यूरो है, यहाँ पे बताइए क्या बनता था, बताइए। माइटोसिस में बताया था एक बॉडी बनती थी, एक रिंग बनती थी यहाँ पे जो अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होती थी, क्या नाम है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये रिंग कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग यूं अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसती चली जाएगी और फाइनली कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है वो फ्यूज हो जाएगी और एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए बात समझ में। तो अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी का वो डायग्राम वाला चार्ट है वो बना रहा हूँ, वो समझ लेना आप, एनसीईआरटी से सीधा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये 2-1 सेल है, डिप्लॉइड सेल है क्योंकि हैप्लॉइड में तो आपका मियोसिस होता ही नहीं है ना। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी मैंने बताया था जिसमें हैप्लॉइड होने के बावजूद भी मियोसिस होता है, कमेंट कर दीजिए, उसका नाम कमेंट कर दीजिए। तो ये सेल है जिसके अंदर 2-1 यानी डिप्लॉइड सेल है, 2 अमाउंट डीएनए का है, इसमें होगा आपका मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा तो पहले इसमें प्रोफेज आएगा, प्रोफेज के अंदर क्या होगा, इसके क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाएगा प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, इसके क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे, सेल के इक्वेटर में मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट बना लेंगे, ये मेटाफेज हो गया, 1 चल रहा है। ठीक है, अब एनाफेज के अंदर ये आपके क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, यूं पोल्स की ओर चले जाएंगे, पोल्स की ओर चले जाएंगे, ये एनाफेज का नजारा हो गया। और टिल्लोफेज के अंदर इन दोनों सेपरेटेड क्रोमेटिड्स के सेट पे चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, इन सेपरेटेड क्रोमेटिड्स के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और फिर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। टिल्लोफेज के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होगा और आपका एक सेल था वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये दो डॉटर सेल्स बन गए। अब इनके अंदर आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होगा, हेप्लॉइड सेल होंगे दोनों के दोनों और अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ होगा यानी 2C का हाफ हो जाएगा C। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों सेल कुछ टाइम के लिए जाएंगे आपके इंटरकाइनेसिस फेज में, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप है उसको हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। ठीक है, और बाद में ये सेल एंटर कर जाएंगे आपके मियोसिस 2 में, तो ये सेल आगे दोनों के दोनों मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 2 में आते ही क्या होगा, प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर से मेटाफेज, फिर से एनाफेज, फिर से टिलोफेज। और ये सेल्स हैं, ये दो नए नवेली सेल्स बनी हुई थी, ये दोनों सेल्स फिर से क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी और एक एक सेल से दोबारा दो दो सेल्स बन जाएंगे और ये सेल्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ओवरऑल मियोसिस के एंड पे कितने सेल मिल गए हमें, 4 मिल गए, चारों सेल्स हैप्लॉइड है, अमाउंट ऑफ डीएनए है वो पेरेंट सेल से हाफ है। यहाँ देखिए 2C अमाउंट है, यहाँ पे C अमाउंट रह गया है, तो इसके एंड में ये टेट्राड ऑफ सेल बन जाएगा, सेल्स का एक टेट्राड बन जाएगा यानी 4 सेल्स का ग्रुप बन जाएगा। यहाँ तक आ गया बात समझ में अच्छे से। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट याद रख लेना भैया, सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, भाई जिंदगी में मियोसिस का क्या फायदा है, क्या फायदा है। तो देखिए, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रखा जाएगा किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पहली बात तो ये कैसे रखा जाएगा, मान लीजिए ये फीमेल था, ये मेल था, इसने गेमिट बनाया, गेमिट मियोसिस से बना है तभी तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे, हाफ होंगे। इसका भी गेमिट मियोसिस से बना है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब इन दोनों गेमिट्स का फ्यूजन होगा
जाइगोट बनेगा, वापस कितने क्रोमोसोम्स रिस्टोर होंगे, 46। अब एक बार सोच के देखिए बच्चा, अगर गेमीट्स हैं, अगर गेमीट्स हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, तो गेमीट में क्रोमोसोम का नंबर आता दोनों में 46, और दोनों का फर्टिलाइजेशन होता तो ससुरा जायगोट के अंदर नंबर आता 92। फिर इसके बच्चे होते, उसके बच्चे होते, देखिए 10 जनरेशन के बाद में क्रोमोसोम्स का नंबर काउंट करना मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। पढ़ने वाले नीट के बच्चे क्रोमोसोम ही नहीं पढ़ पाएंगे कि कितने हो गए, बढ़ते गए बढ़ते गए। तो इस तरह से स्पीसीज टू स्पीसीज, जनरेशन टू जनरेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मियोसिस से रीस्टोर कर देता है, उनको एक कांस्टेंट नंबर में रखता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कंट्रोल करके रखता है, पहली बात आ गई। दूसरी बात देखिएगा, दूसरा क्या बेनिफिट है इसका, एक्चुअली इससे आपके वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, मियोसिस की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि मियोसिस में आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, मियोसिस में आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर, ठीक है, जो क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल होता है। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स हैं उनके डीएनए से थोड़ा सा नया डीएनए आता है उनके ऑफ स्प्रिंग्स में, उनके नए जनरेशन्स में। ठीक है, तो जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस हैं वो भी किससे आते हैं, आपके मियोसिस से ही आते हैं। आ गया मेरा बात समझ में, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। तो जय श्री राम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और यार अपना जो वैल्यूएबल सजेशन है उसकी मुझे जरूरत है, बताइएगा कितना आप सेटिस्फाइड हैं और क्या आपको नया चाहिए, वो चीजें बिना घबराए मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊंगा।